है आप लोगों का हीट ट्रांसफर के इस छठे लेक्चर में हम लोग रेडिएशन के बारे में चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा और इस पे आज चर्चा करें, थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़े। और आज का जो मोटा मोटी लेक्चर होगा वो मेनली एक आध दो पॉइंट को छोड़ दें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो भी बताए जाएंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए भी, लेकिन उसके बाद की जो बाकी डिस्कशन है वो किसके लिए रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेडिएशन में हम लोग जो पढ़े थे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं और वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में, ये इसी को स्टीफन लॉ भी बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि कोई भी जो ब्लैक बॉडी है उसका जो इमिसिव पावर होता है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? द इमिसिव पावर of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, जिसको हम लोग T से लिखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल T का मतलब टेम्परेचर किसमें होना चाहिए? केल्विन में। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को हम लोग कैपिटल E से लिखते हैं। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो उसी बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर को, पर इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको बोलते हैं सिग्मा T का पावर 4। और सिग्मा क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 5.67 into 10 power -8। आपको याद रखना चाहिए 5 6 7 8। 5.68 5.67 into 10 power -8। और इसका यूनिट बताए थे। देखिए ये क्या है? इमिसिव पावर। ये क्या है? इमिसिव पावर का क्या फॉर्मूला था? हीट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट था वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या था? और यहाँ केल्विन का पावर 4 होगा, उसको इधर भेजेंगे तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन का पावर 4। कल को हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसका डायमेंशन पूछ दे, आपसे पूछ दे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट आ चुका भी है ये सवाल। और जैसा मैंने कहा था यूनिट डायमेंशन कभी खत्म नहीं होता, जो भी टर्म्स मिलते जाते हैं थ्रू आउट लेक्चर उनको हम लोग निकालते चलेंगे। चलिए कोशिश करते हैं निकालने का। वॉट क्या था? जूल पर सेकेंड। वॉट क्या था? जूल पर सेकेंड। नीचे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं इनटू केल्विन का पावर 4। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? जूल। तो न्यूटन मीटर लिखेंगे, वो 1 मीटर से कट जाएगा, तो न्यूटन बाय सेकंड मीटर केल्विन का पावर 4। और न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड ऑलरेडी है यहाँ, तो सेकंड क्यूब हो जाएगा 1 मीटर और केल्विन का पावर 4। देखिए यहाँ से मीटर मीटर तो कट गया। अब डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन कैसे लिखते हैं? केजी को m से लिखते हैं, पावर कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, t का पावर -3, k का पावर -4 और l नहीं है, l 0। ध्यान रखना। आप l 0 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ये डायमेंशन होता है इसका, स्टीफन्स कांस्टेंट का पूछा सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया हम लोग का। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ये कैपिटल E क्या है? इमिसिव पावर ऑफ
ब्लैक बॉडी। जब हम लोग से किसी ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर पूछा जाएगा तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका क्या दिया रहेगा, टेम्परेचर, उस बॉडी का टेम्परेचर दिया रहेगा। स्टीफन ने ये कहा कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज Ts, ध्यान दीजिएगा ये सराउंडिंग टेम्परेचर भी किसमें लिखा हुआ है, केल्विन में, क्योंकि कैपिटल T लिखे हैं। ये किसमें लिखा हुआ है, इन केल्विन। तब जो E का फॉर्मूला होगा वो होगा, ये मैं यहां लिख रहा हूं, E का फॉर्मूला होगा सिग्मा T का पावर 4 माइनस Ts का पावर 4। क्या होगा, सिग्मा T का पावर 4 माइनस Ts का पावर 4। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ होगा, बॉडी का भी टेम्परेचर दिया होगा, और कौन सा बॉडी का, ब्लैक बॉडी का, तब उसका इमिसिव पावर निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, अब हम लोग ये भी लिखे थे कि एक टर्म डिफाइन किए थे इमिसिविटी, एप्सिलॉन, याद है, और उसको लिखे थे इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, और एप्सिलॉन को क्या बोले थे, इमिसिविटी। इसको क्या बोले थे, इमिसिविटी। ये आपको यहां लिखना है, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए इधर लिख दिए। स्मॉल ई क्या था, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। कैपिटल ई क्या है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहां से हम लोग कैपिटल ई का तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्मॉल ई बाय एप्सिलॉन लिख सकते हैं ना। तो यहां से लिख दिए स्मॉल ई बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4। इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन टी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे आप, जब इमिसिव पावर किसी भी बॉडी का पूछेगा, और जब किसी बॉडी का पूछेगा तो उसका इमिसिविटी दिया रहेगा, 0.4 0.3 जो भी देना होगा दिया रहेगा। जब ई पूछेगा, ई क्या है, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। एंड इमिसिव पावर का क्या मतलब होता है, एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी रेडिएटेड इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, क्या बोलते हैं हम लोग। तो कभी कोई ऐसा नहीं कि इमिसिव पावर बोलेगा, कभी कोई डायरेक्ट बोलेगा कि फाइंड एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी लॉस्ट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो कोई ऐसा पूछेगा तो भी समझिएगा क्या पूछ रहा है, इमिसिव पावर ही पूछ रहा है किसी बॉडी का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इससे रिलेटेड और बात कर सकते हैं, पहले आप इतना लिखिए फिर हम लोग इससे रिलेटेड और बात करेंगे, क्या क्या चीज पूछा जा सकता है। इसी फॉर्मूले में स्मॉल ई क्या था, इमिसिव पावर, स्मॉल ई क्या था, इमिसिव पावर किसी बॉडी का, और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, स्मॉल ई होता है h बाय a। स्मॉल ई का फॉर्मूला क्या था, h बाय a। h क्या था, रेट ऑफ हीट लॉस, h होता था q बाय t। h क्या होता है, q बाय t। तो देखिए e को अगर लिखते हैं हम लोग h बाय a, उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सिग्मा एप्सिलॉन t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4। a इधर चला जाएगा तो h कितना होगा, सिग्मा एप्सिलॉन a t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4। इस h को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस या रेट ऑफ, जैसे बोलते हैं रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड और रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड। यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड। बेसिकली ये है क्या, Q बाई टी है, ये क्या है, और डिफरेंशियल फॉर्म में कहेंगे माइनस dQ बाई dt।
माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि हीट लॉस हो रहा है। तो इस फॉर्मूले पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, और आप देखेंगे अभी कुछ सवाल लोग करेंगे भी इसे। हालांकि ये सब टॉपिक से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसमें ज्यादातर सवाल कैलोरीमेट्री वाला जो पार्ट किया था ना, उस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। कैलोरीमेट्री से ज्यादा पूछ लिए, कभी थर्मल एक्सपेंशन से पूछ लिए, कभी हीट ट्रांसफर पूछ लिए। और आसान सवाल जेईई और नीट में तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं। एडवांस में थोड़ा बहुत मिला करके पूछ देगा, जो हम लोग एडवांस सीरीज वाला करते हैं उसमें ज्यादा डिस्कस करते हैं। लेकिन बाकी जेईई वगैरह में तो बहुत आसान सवाल, बहुत आसान, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। बस खाली पता हो, ये नहीं कि छोड़ दे। जैसे इस पे एक सवाल तो ऐसा बनता है कि फाइंड रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी, rate of heat radiated by a body at 500 Kelvin in a medium of temperature 300 Kelvin if the radius of body is 14 centimeter and its emissivity is 0.4। अब देखिए सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, खाली कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले आप देखिए क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट रेडिएटेड, मतलब H निकालना है। रेट ऑफ हीट का मतलब H निकालना है। जैसे कि H देखे, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना चाहिए था। लेकिन H का फॉर्मूला तो फूरियर लॉ में भी था ना, K8T1 - T2 - तो वो ना हो उसके लिए आगे देखिए, उस बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है 500, मतलब T दिया हुआ है 500, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300। उस बॉडी का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बॉडी इज 14 सेंटीमीटर। स्मॉल r कितना दिया हुआ है, तो उसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। वो बॉडी स्फेरिकल है, यहां पे मैं लिख देता हूं, assume the body to be spherical, assume the body to be spherical। तो उसका एरिया कितना होगा वो भी निकाल लेंगे हम लोग। कितना एरिया होगा बताइए, 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू r स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। लेकिन ध्यान रहे ये एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप लोग काट पीट करते तो आता ही होगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, तो ये एरिया हो गया 2 गुना 22 44 हो जाएगा, और 44 चौके 176 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 84 के 4 में 8, 4 × 7 98 और 8 106 के 6 हाथ में 10 24 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा। सब वैल्यू पता है, खाली इस वैल्यू में रख देंगे H का वैल्यू। तो H का वैल्यू क्या निकाल लिखेंगे बताइए, फॉर्मूला होता है सिग्मा एप्सिलॉन A T का पावर 4 माइनस TS का पावर 4। तो सिग्मा का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, सिग्मा का वैल्यू हम लोग जानते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁻8। एप्सिलॉन का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4। ये देखिए इमिसिविटी इसी को बोलते हैं, कितना दिया हुआ है 0.4। एरिया निकाल लिए हैं कितना 2464, लेकिन ध्यान दें सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू T का पावर 4। T है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, 500 का पावर 4। ध्यान सुनिएगा 500 का पावर 4 कैसे करेंगे, 5 का पावर 4 करिए तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का भी स्क्वायर कर दीजिए 625, 125 नहीं 625, ठीक है। और बाकी 2 जीरो का स्क्वायर कितना होता है 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, उसका स्क्वायर 8 जीरो, क्योंकि पावर 4 है ना, तो 10 का पावर 8 होगा, उसको हम लोग बाहर में लिख देते हैं, ठीक है।
फिर माइनस था ts का पावर 4, ts कितना है 300, 300 का पावर 4 करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसका स्क्वायर 81, तो 81 हो गया और 2 जीरो का उसका पावर 4, उनका पावर 80 होगा, वो बाहर निकल गया। समझ में आया कैलकुलेशन कैसे किए? और इसका यूनिट क्या होगा वॉट, h का यूनिट क्या होता है रेट ऑफ हीट लॉस, Q बाई T, Q क्या है जूल पर सेकंड, यूनिट क्या होगा वॉट। अब इसको काटपीट करिए, देखिए 10 टू द पावर 8 से तो ये 10 टू द पावर माइनस 8 खत्म हो गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा h का वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करके बताइए h का वैल्यू कितना होगा। सॉल्व करिए, पहले पूरा लिखिए फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करके बताइए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30,400.6 वॉट, जिसको हम लोग कहेंगे 30.4 किलोवाट। तो चलिए एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें। एक चीज कभी कभी पूछा आता है कि जो रेडिएशन है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उससे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी प्रूफ हो सकता है, उसका प्रूफ दिखाइए। तो ये पार्ट स्कूल के लिए महत्वपूर्ण है, प्रूफ ऑफ Newton's law of cooling, proof of Newton's law of cooling using Stephen's law, using Stephen's law, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूफ करना है किसके मदद से, स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि अभी हम लोग पढ़े माइनस dq बाई dt, इसको हम लोग h कहते, उसका फॉर्मूला क्या लिखे सिग्मा एप्सिलॉन a t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4। ठीक है, अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक कंडीशन था, और वो कंडीशन क्या था कि बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम। तो हम लोग ये कहेंगे कि T माइनस टीएस जो है वो डेल्टा टी होगा, इसको टेम्परेचर डिफरेंस कहेंगे, और ये क्या होगा बहुत छोटा होगा, किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट नहीं, बस ऐसे ही किसके रेस्पेक्ट में नहीं, वो टेम्परेचर डिफरेंस छोटा होगा, वेरी स्मॉल, मतलब बाकी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। हम लोग क्या करेंगे देखिए, ये लिखते हैं माइनस dq बाई dt इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन a, इसमें से जबरदस्ती वाला t का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए t का पावर 4, जबरदस्ती वाला कॉमन लेना आता है आप लोग को नहीं सिखाते हैं। जैसे ab प्लस bc है, इसमें क्या कॉमन है b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस c बचेगा, लेकिन अगर a प्लस c है इसमें क्या कॉमन है, जो मन में लेना चाहिए सब कॉमन। मान लीजिए हम लोग b कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे a बाई b बाई c बाई d। अगर इन दोनों में हम लोग a कॉमन निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे 1 प्लस c बाई, है ना, इस तरह से। इसको बोलते हैं जबरदस्ती वाला कॉमन लेना। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये जो t है उस t को लिख सकते हैं, देखिए ts को उधर भेज दीजिए, ts प्लस डेल्टा t लिख सकते हैं, तो इस t को लिख सकते हैं ts प्लस डेल्टा t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4, और दोनों में से ts का पावर 4 कॉमन ले लीजिए, t का पावर 4 नहीं, क्या कॉमन लेना है ts का पावर 4। देखिए जबरदस्ती वाला कॉमन लेके दिखा रहे हैं, सिग्मा एप्सिलॉन a ts का पावर 4 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा डेल्टा t बाई ts का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, यहां पे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किसको कहते हैं, बहुत जगह यूज पड़ता है। जब भी कोई टर्म ऐसा लिखा रहे 1 प्लस x का पावर n, 1 प्लस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस nx, पावर सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि x का वैल्यू बहुत, x वेरी स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, और दूसरा कि ये टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं लगाते बाइनोमियल,
ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ 1 प्लस ये टर्म को x समझेंगे। अब ये टर्म क्या 1 से बहुत छोटा है, तो देखिए अभी हम लोग लिखे थे डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा है, उसमें सराउंडिंग टेम्परेचर से डिवाइड करोगे तो 1 से बहुत छोटा हो ही जाएगा। छोटा में कोई लंबा बड़ा चीज से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इसमें बाजू में लगा सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे माइनस dq बाई dt इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन a ts का पावर 4, और बाजू में कैसे लगाते हैं 1 को ऐसे रखते हैं प्लस को ऐसे, जो पावर सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 4 डेल्टा t बाई ts, और ये -1 इधर बचा हुआ था, वो -1 को हम लोग काट देंगे, ये +1 ये -1 कट जाएगा, ये ts से ये एक ts भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस dq बाई dt इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन a ts का पावर 3 इंटू 4 इंटू डेल्टा t, और डेल्टा t को वापस से क्या लिख देते हैं हम लोग t माइनस प्लस। अब देखिए ये सब कांस्टेंट है, सिग्मा तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी उस बॉडी के लिए तो कांस्टेंट ही होता है, इमिसिविटी भी किसी बॉडी का फिक्स होता है, तो किसी एक बॉडी के लिए भी फिक्स है, उस बॉडी का एरिया भी फिक्स होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर भी फिक्स है, ये सब फिक्स है। तो ये जो रेट ऑफ हीट लॉस है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ हीट लॉस, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा T माइनस Ts के। तो इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, ये स्टार मार्क करके यहां लिख रहा हूं कि माइनस dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू T माइनस Cs, और यही तो क्या है, दिस प्रूव्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। दो फॉर्म लिखे थे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का दूसरा फॉर्म तो यही था कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है, सॉरी रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट लॉस माइनस dq बाई dt, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी और सराउंडिंग से प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रूफ कभी भी स्कूल में पूछा आता है, तो उसके लिए जरूरी है। बाकी ये ध्यान में रखना हम लोग के लिए कि स्टीफन्स लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी डिराइव कर सकते हैं। इसको लिखिए, तो एक आखिरी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और उसी के साथ हम लोग का डिस्कशन जेई और नीट के लेवल का समाप्त हो जाएगा, फिर आईआईटी लेवल का मेन मतलब जेई मेंस लेवल का समाप्त हो जाएगा, आईआईटी लेवल का हम लोग आगे करेंगे, और मैं 2-3 एग्जांपल क्वेश्चन भी करा दूंगा जो 2020 के जेई मेंस में आया था, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जेई मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है, नीट में कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये आखिरी टॉपिक है, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट। बस ये सब टॉपिक ऐसा है जो बस पता हो, एक बार सुना हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, तो जो सन है, ये सन है, सन को हम लोग एक ब्लैक बॉडी ऐसा ट्रीट करते हैं, सन को किससे ऐसा ट्रीट करते हैं, ब्लैक बॉडी के साथ। तो सन से एनर्जी निकलेगा चारों बगल, सन अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, बोलिए किस रेट से सन एनर्जी रेडिएट करेगा, H अगर पूछे तो आप अभी H का फॉर्मूला पढ़े, सिग्मा, बोलिए सिग्मा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या था, इमिसिविटी, लेकिन सन को तो हम लोग ब्लैक बॉडी ट्रीट कर रहे हैं, सन को किससे सा ट्रीट करते हैं, स्टार्स, या सन को हम, सन भी एक स्टार है, उसको ब्लैक बॉडी से ट्रीट करते हैं, तो उसका एप्सिलॉन कितना हो गया 1, तो वो नहीं लिखना है, इनटू ए क्या है, एरिया, जो कि लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर, जहां पे कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सन, सिग्मा एप्सिलॉन वो तो 1 हो गया, इंटू ए इंटू टी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर, तो सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं कंसीडर कर रहे, तो इतना एनर्जी सन रेडिएट करता है पर सेकंड, इतना एनर्जी सन रेडिएट करता है पर सेकंड, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी रेडिएटेड बाय सन पर सेकंड, एनर्जी रेडिएटेड बाय सन पर सेकंड। इसी कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हैं, पावर रेडिएटेड बाय सन, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहता है, तो पावर रेडिएटेड बाय सन भी कहा जा सकता है। अब ये सन एनर्जी जब रेडिएट करेगा तो चारों बगल अगर एक स्फीयर कंसीडर करें, सन को सेंटर मान करके, सन को सेंटर मान करके चारों बगल स्फीयर कंसीडर करें, जिस स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है, और यहां पे मान लीजिए वो अर्थ है, यहां पे क्या छुटकू सा अर्थ है, क्योंकि सन के एस्पेक्ट में तो अर्थ एक पार्टिकल जैसा होगा, बोलिए। तो ये जो एनर्जी रेडिएट होगा
ये एनर्जी कहां जाएगा? सब जगह जाएगा, इस पूरे स्फीयर में जाएगा। बोलो। तो ये एनर्जी कहां जा रहा है? पूरे स्फीयर में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी पर सेकेंड। एनर्जी पर सेकेंड। अगर इस पूरे स्फीयर के एरिया से डिवाइड कर दे, इस पूरे स्फीयर के एरिया से, तो उसको बोलेंगे एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, या रेडिएटेड ना बोल के हम लोग रिसीव्ड कर सकते हैं, वो रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना। और वो अगर अर्थ रिसीव करेगा तो उसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट क्या है? एनर्जी रिसीव पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। कुछ लोग इसको रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। तो ये कितना होगा? इस वाले एरिया में, सॉरी इस वाले वैल्यू में, ये तो एनर्जी है, इसमें किससे डिवाइड कर दे? इस वाले एरिया से, जो कितना होगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। दोनों में से कोई भी बात यूज किया जा सकता है। तो जेईई मेंस ने 2020 में क्या पूछ लिया कि बताइए सोलर कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट बता दीजिए खाली। यूनिट और डायमेंशन दोनों पूछा था। तो यूनिट क्या होगा? ये क्या है? रेडिएंट एनर्जी, सोलर कांस्टेंट। और ये क्या है? एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट, मतलब ये क्या है? एनर्जी जूल पर सेकंड पर यूनिट एरिया। बोलो। तो ये तो वॉट पर मीटर स्क्वायर ही बेसिकली है। जूल पर सेकंड क्या बोलते हैं? ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अगर इसका डायमेंशन पूछ दे, डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे बताइए? जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर बाय सेकंड इनटू मीटर स्क्वायर। और न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम लोग लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन को लिखे, इनटू एक मीटर था, यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे मीटर स्क्वायर था, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या लिखेंगे? एम एल तो है नहीं, टी का पावर -2। ये किसका यूनिट होता है? सोलर कांस्टेंट का। ये सवाल किसमें आया था? अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या हो गया? एस क्यूब होगा, सॉरी एक एस पहले से था, टी का पावर -3। जेईई मेंस 2020 में आया। ठीक, पिछले साल मेंस में ये सवाल था। और इसी के ऐसा एक और सवाल था कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट बताइए। सितंबर वाले सेशन का ही बता रहा हूं। इसी का एक सवाल और क्या था दूसरे पेपर में, तो ये किसी एक शिफ्ट में होगा। दूसरे वाले शिफ्ट में ये था कि फाइंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब बस उस एग्जाम में आपको ये याद रहे कि थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहते थे। थर्मल कंडक्टिविटी किस टॉपिक से रिलेटेड था? फूरियर्स लॉ से, कंडक्शन से, हीट ट्रांसफर के पहले लेक्चर में पढ़े थे। H इज इक्वल्स टू K, इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। K T1 माइनस T2 बाय L। याद आ रहा है? तो K का ऐसा यूनिट क्या लिखते थे? H क्या है? वही रेट ऑफ हीट लॉस, मतलब ये H है वॉट, जूल पर सेकंड है, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से कट जाएगा, यहां मीटर बचा रहता है, K। तो K का होता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ K क्या होता है? ये वॉट पर mK, वॉट पर mK। और वॉट क्या होता है? जूल बाय सेकंड, और जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर लिखेंगे तो मीटर मीटर कट जाएगा, और न्यूटन को क्या लिख दोगे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड क्यूब इनटू K हो जाएगा। तो ml-1 t-3 K का पावर -1। ऐसा बात पूछे गए। एक साल में और कराऊंगा, इससे पहले ये बात कंप्लीट कर लें। हाँ, तो रेडिएंट एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आगे से याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है सोलर कांस्टेंट या रेडिएंट एनर्जी का? सिग्मा r स्क्वायर t का पावर 4 अपॉन स्मॉल r। और ये क्या होता है समझ गए? तो इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है? जैसे कह सकता है कि मान लीजिए
कि सन का जो टेम्परेचर है वो दुगुना हो गया, सन का टेम्परेचर दुगुना हो गया, तो रेडिएंट एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर अगर दुगुना हो जाए तो दुगुना का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना गुना होता है? 8। 2 का पावर 4 8 होता है। कभी सिलेक्शन नहीं होगा अगर 8 बोलोगे तो। 6 16, तो सोलर कांस्टेंट 16 गुना बढ़ जाएगा, मतलब अर्थ पे 16 गुना ज्यादा एनर्जी रिसीव होगा। ऐसा भी पूछा जाता है कि सन का टेम्परेचर दुगुना हो जाए और सन का रेडियस भी दुगुना हो जाए, तब देखिए यहां पे 16 गुना हो गया और यहां भी r का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4, और दोनों मल्टीप्लाई में है। 16 गुना 4 32 है, 16 इंटू 4 64 होता है रे, 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा और ऐसे पूछा सकता है, सन का टेम्परेचर डबल हो गया, रेडियस भी डबल हो गया और सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल हो गया। ठीक, पहले टेम्परेचर डबल हुआ तो दुगुना का पावर 4 16, रेडियस डबल हुआ तो 4, तो ये 64 हो गया, और डिस्टेंस तिगुना हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 64 बाय 9 टाइम्स चेंज होगा। ध्यान रखिए बस स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, तो बस ये आखिरी टॉपिक था। एक सवाल मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पिछले साल का करा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हीट ट्रांसफर से ज्यादा सवाल पूछ नहीं जाते, बहुत कम रेयर सवाल पूछे आते, लेकिन जो पूछे आते हैं वो जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उतने से आपका काम चल जाएगा। लेकिन एडवांस के लिए आप कह नहीं सकते क्या पूछा जाएगा, इसलिए एडवांस के लिए हम लोग HC वर्मा का मदद लेंगे, बहुत अच्छे से उसमें हीट ट्रांसफर पूरा एक चैप्टर देके बताया गया है, और इसके आगे के लेक्चर जो L7 से बनेंगे वो एडवांस के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको लिखिए, एक सवाल करके क्लास खत्म करेंगे जल्दी से। यहाँ पे L to the power 1 होगा ना? अच्छा यहाँ -1 लिख दी क्या? सॉरी, kgm हो गया, मीटर का पावर 1, t का पावर -3, k का पावर -1। ठीक है, इसको लिखिए। तो ये सवाल मैंने इसलिए लिख दिया वापस से ताकि बोला हुआ चीज याद नहीं रखता, इसलिए मैंने लिख दिया एक बार वापस से कि अगर P रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड बाय सन है, सॉरी रिसीव्ड बाय अर्थ है फ्रॉम सन, जब सन का रेडियस r और टेम्परेचर T हो, तो अगर रेडियस दुगुना हो जाए 2r हो जाए और टेम्परेचर भी दुगुना हो जाए 2t हो जाए, तब रेडिएंट एनर्जी कितना होगा? तो अभी हम लोग पढ़े थे रेडिएंट एनर्जी का फॉर्मूला, क्या पढ़े थे बताइए? सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर इंटू T का पावर 4 बाय स्मॉल r स्क्वायर। कह रहा है कि पहले रेडिएंट एनर्जी P था जब रेडियस R और T था, तो रेडियस भी दुगुना हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 गुना होता है, और टेम्परेचर भी दुगुना हो गया तो 2 का पावर 4 16 होता है, 16 दूनी 64 होता है राजन, 32 नहीं, तो 64p आंसर हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए लिख दिया कि कल को अगर सवाल आए ना तो मैं कैसे हो कि देखो कॉपी में कराए थे, अगर सिर्फ बोल के निकल जाते तो कॉपी में तो लिखते नहीं आप लोग ये बात, और कॉपी में लिखते नहीं और आ जाता तो आप बोलते सर कॉपी में कराए थे, ऐसा तो कहीं कॉपी में है नहीं, देखिए इसीलिए बस लिख दिए, और कोई रीजन नहीं है। अब वो आखिरी सवाल कर ले, जेईई मेंस वाला इस बार का आया हुआ, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने आपको कराया भी था। और बिल्कुल वैसे ही सवाल एनसीईआरटी से भी मैंने आपको कहा था करके आने, जो हम लोग अगले लेक्चर में कर भी लिए थे शायद पिछले लेक्चर में। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, एनएलसी पे, रेडिएशन पे नहीं है सवाल। क्या है सवाल? एक मेटेलिक स्फीयर है, अ मेटेलिक स्फीयर cools from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in 300 seconds if the atmospheric temperature is 20 degree Celsius, then find the temperature of sphere
then find the temperature of a sphere after 5 minutes और ब्रैकेट में लिख दे कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 31 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस और डी 33 डिग्री सेल्सियस। मैं उम्मीद करूंगा सब लोग खुद से ट्राई करके पहले आंसर निकालें। ट्राई कीजिए सब लोग, 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। तो देखिए इसको कैसे बनाने बताए थे, डायग्राम बना के बताए थे आपको बनाने। पहले इस बॉडी का टेम्परेचर कितना लिख लेंगे ऐसे, 50 डिग्री सेल्सियस, और वो घट के कितना हो रहा है 40, और इसमें कितना समय लग रहा है 300 सेकंड, 5 मिनट को ही बोलते हैं 300 सेकंड। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, थीटा एस लिखते थे, सराउंडिंग टेम्परेचर किससे लिखते थे, थीटा एस से। कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। थीटा कितना लिखेंगे, थीटा बताए थे दोनों का एवरेज, तो 50 और 40 का एवरेज 45 डिग्री सेल्सियस। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू थीटा माइनस, यही था। माइनस डी थीटा को हम लोग क्या पढ़ना सीखे थे, डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। और dt को क्या पढ़ना सीखे थे, टाइम। और थीटा क्या था, एवरेज टेम्परेचर। थीटा हालांकि टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, एवरेज टेम्परेचर। तो बताइए कितना टेम्परेचर घटा है 10, बोलिए टाइम कितना लगा है, t1 अभी लिख दे रहे हैं फिलहाल के लिए, इज इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू थीटा माइनस थीटा एस। 45 माइनस 20 25 लिख दे, पहला इक्वेशन। फिर सेकंड केस में कह रहा है कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा 5 मिनट के बाद। मतलब अगले केस में टेम्परेचर पूछा है आपसे, अगले केस का टेम्परेचर तो हम लोग T मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं T, और टाइम कितना दिया हुआ है, मतलब 600 सेकंड, 5 मिनट कुछ, मतलब 300 सेकंड, सॉरी 600 नहीं, 5 गुना 60 कितना होगा 300 ही सेकंड। और सराउंडिंग टेम्परेचर तो यही है। अब एवरेज कितना लिखोगे, थीटा 40 प्लस टी बाय 2। एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम लगाइए वापस से डी थीटा, मतलब टेम्परेचर कितना घटा है, कितना घटा है कैसे निकालते थे, 50 माइनस 40 करके 10 लिखे थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, 40 माइनस टी माइनस 40 नहीं, कितना लिखेंगे बाय टाइम। तो टाइम लिखी देखिए, यहाँ भी 300 था, यहाँ भी कितना था 300, इज इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, 40 प्लस टी बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए अब दोनों को, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, डिवाइड कर दीजिए। तो 300 300 कटेगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करने पे क्या आएगा, यहाँ है 10 बाय 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू, यहाँ से के कटेगा, यहाँ ऊपर में 25 बचा रह जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा देखिए 2 यहाँ जाएगा तो 40 40 कट जाएगा जी, सीधे सीधा t बाय 2 बचेगा, मतलब t बाय 2 ऊपर। दिक्कत, ये 25 दूनी 50 लिखा हुआ है, तो 10 से 50 कट जाएगा 5 बार में। इस t को इधर भेज दीजिए, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए 200 माइनस 5t, तो 6t इज इक्वल्स टू 200। इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/3, 200/6 मतलब 100/3, मतलब 33.3 डिग्री सेल्सियस। और आपसे अप्रोक्सीमेट ही पूछा था कि अप्रोक्सीमेट कितना टिक करेंगे हम लोग, 33.3 को उड़ाओगे 33 ही लिखोगे ना। और इसी के साथ जेईई मेंस, नीट और स्कूल के लिए आपका हीट ट्रांसफर के 6 लेक्चर समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग एडवांस के लेक्चर करेंगे, वो सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।